गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी 4th यूनिट विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। बहुत सारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि रोज़ का रोज़ जितना भी हम काम करेंगे उसको रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। तो 4th यूनिट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम EMI भी बोलते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो देखो एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई कंसेप्ट की कि इन यूनिट 3rd वी ऑब्जर्व्ड कि व्हेन अ चार्ज मूव्स, जब कोई चार्ज मूव करता है तो एन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। मतलब मूविंग चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एफर्ट्स हुए कि क्या इसका उल्टा भी, इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है कि अगर चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्या मैग्नेट के मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड? एंड द आंसर वाज यस। इन 1830 दो साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे यूके से थे एंड जोसेफ हेनरी USA, जोसेफ हेनरी, ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया इन दोनों ने कि व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस्ड, कि जब भी क्लोज सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक EMF इंड्यूस होती है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जो फ्लो होता है उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। तो इस फिनोमिना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या, व्हाट इज़ EMI? द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस किया ना ये हमने, किसी सेल या उससे नहीं आई है वोल्टेज। द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड EMF associated with a circuit whenever the magnetic flux or field associated with it changes। और इस की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं? तो बेटे ये जो फिनोमिना था EMI बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। इवन हमारी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो प्रेजेंट डे हम देखते हैं, आपका जनरेटर, डायनामो, ठीक है, आपके ट्रांसफार्मर्स, वो सब के सब दे आर बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज का वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और वो सब किसकी देन है? इट इज़ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज़ EMI? द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग, जनरेट करना मतलब पैदा करना, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड associated with a circuit is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और इस वजह से जो EMF जनरेट होती है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। और इस इंड्यूस्ड EMF देखो ना, ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। अगर वोल्टेज है तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। तो जो अगर सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट है जिसमें EMF हमने जनरेट करी है, इंड्यूस करी है, तो उस सर्किट में करंट भी इंड्यूस होगा। तो करंट सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ EMI। अब EMI करने से पहले हमें जो एक फिज़िकल क्वांटिटी करनी है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स?
फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर में जब गॉसेस थ्योरम डिस्कस करना था तो उससे पहले वी डिड अ टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सेम यहाँ पर वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर गिवन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। सपोज एन एरिया ए, ये कोई एरिया है, इट इज़ हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ हमने किया था एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इस एरिया का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूँ डी ए या डी एस, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अगर हम एरिया को मानते हैं तो डायरेक्शन हमेशा क्या देते हैं, अलोंग द आउटड्रॉन नॉर्मल, दिस इज़ एन। याद है आपको एरिया वेक्टर एन इंटू डी एस, एन इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटड्रॉन नॉर्मल और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and normal to the area. तो flux over this small area element is given as d phi e, d phi m कह दो आप या d phi कह दो सीधा, वहाँ हमने d phi e बोला था जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया and the component of magnetic field which is normal to the area, it is b cos theta। तो ये आ गया था आपका b ds cos theta। दिस इज़ द स्मॉल फ्लक्स ओवर दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया था, याद है आपको। तो ये आ जाएगा आपका टोटल जब हम कर देंगे, अच्छा इसको हम b डॉट डी एस भी कह सकते हैं, है ना, बिकॉज दिस इज़ cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में b डॉट डी एस लिख सकते हैं। तो इट इज़ गिवन एज b डॉट डी एस, दिस इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसे ही आया था, e डॉट डी एस आया था वो, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो अगर हम एक नोट ले लें कि माना ये जो टोटल एरिया है ये a है, क्या है a, तो ये आ जाएगा फाई किसके बराबर आ जाएगा आपका b और ds को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल एरिया कितना आएगा a, b डॉट a और b डॉट a इज़ b डॉट a इज़ b a cos थीटा। थीटा क्या है ये ज़रूर याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया के बीच का जो एंगल है दैट इज़ थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया, एरिया के नहीं, नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है। दिस इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ए विच इज़ हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। और अगर ये जो एरिया लिया है हमने, ये सर्किट लिया है, ये कॉइल है और इस कॉइल में हमने n टर्न्स दे रखे हैं। कितने टर्न्स दे रखे हैं इस कॉइल में, n, कितने n। तो टोटल फ्लक्स ओवर दिस कॉइल विच इज़ हैविंग n टर्न्स इज़ गिवन एज NBA cos थीटा। दिस इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। अब हम दो स्पेशल केस देखते हैं। नंबर 1, पहला कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड touches when magnetic field touches the area tangentially, touches the area tangentially। क्या मतलब कि ये आपका एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको टेंजेंशियली होकर गुजर रही है, दिस इज़ टेंजेंशियली। तो अब जो नॉर्मल टू द एरिया होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा वो नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फिर क्या बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा।
तो जब टेंजेंशियली टच कर रही है तो नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा ओवर दिस एरिया? बी ए कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो। तो फ्लक्स ओवर दिस एरिया इज़ ज़ीरो। ऑब्वियसली ज़ीरो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको सिर्फ टच करके निकल रही हैं, आर पार नहीं जा रही हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में हम उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं जो एरिया के आर पार जा रही हो, उसको क्रॉस कर रही हो, और यहाँ पर कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही, वो सिर्फ उसको टच होके आगे जा रही है। और दूसरा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड टचेस द एरिया नॉर्मली। अब नॉर्मली मतलब हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के। ये आपका एरिया है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है। ये अब इस एरिया के नॉर्मल भी यही है डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 है तो फ्लक्स ओवर दिस एरिया कितना होगा? b इंटू ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 है आपका 1, तो इट इज़ 5b इंटू ए। दिस इज़ द मैक्सिमम कि जब हम एरिया को नॉर्मली रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो जो फ्लक्स रहता है वो मैक्सिमम रहता है। क्लियर है? तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम एज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था। ठीक, अब देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम निकालेंगे इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस यूनिट को भी आपने बिल्कुल साथ साथ करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से देख लो आप, फाई इक्वल टू बी ए। तो ये क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इट इज़ टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर। WB से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर। अब डिफाइन वन वेबर कैसे करते हो? पाई इक्वल टू बी ए है, वैसे करेंगे जैसे हमेशा करते हैं कि अगर एरिया कितना कर दें 1 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड कितनी कर दें 1 टेस्ला, तो फाई क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 वेबर। कि फ्लक्स 1 वेबर कब कहलाता है? कि व्हेन यूनिट एरिया इज़ हेल्ड इन यूनिट मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स ओवर दिस एरिया इज़ सेड टू बी 1 वेबर। ये वेबर पहले भी हमारे पास आई हुई है यूनिट, तो वेबर जो होती है वो SI यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। और बहुत बार ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल्स में आता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। CGS यूनिट भी रहती है, तो CGS यूनिट, ये तो SI यूनिट है, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। क्या होती है? मैक्सवेल। तो 1 वेबर जो होता है, 1 वेबर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। अब हम इसके डायमेंशंस देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशंस तो आपको निकालने आ गए होंगे ना? अब आपने खुद ही करने हैं और मुझे बताना है कि कितने आएंगे। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। बी क्या होता है आपका? यहाँ से आएगा एफ इज़ इक्वल टू क्यू बी भी साइन थीटा था, तो यहाँ से आपका बी जो आएगा वो आएगा एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स के डायमेंशन रखेंगे, एरिया के डायमेंशन रखेंगे, क्यू के, वी के। थीटास के कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताना कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
क्लियर है बेटे? तो एक ये नई फिजिकल क्वांटिटी आई थी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे के विच लीड टू दी डिस्कवरी ऑफ फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे विच लीड टू इतनी बड़ी डिस्कवरी। व्हाट दे डिड, उन्होंने एक कॉइल ली ऑफ फ्यू टन्स, एक कॉइल ले ली तांबे की, इंसुलेटेड तांबे को ऐसे गोल गोल घुमा लिया, कॉइल बना ली और उसके जो 2 सिरे थे उन सिरों को एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। याद है गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सुई जो होती है 0 बीच में होती है, इस तरफ भी डिफ्लेक्शन होती है और इस तरफ भी, और ये नीडल होती है गैल्वेनोमीटर की। इस्तेमाल किया जाता है इसका डिटेक्शन करने के लिए करंट का, कि करंट है कि नहीं सर्किट में। अगर करंट होता है तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है ये डिफ्लेक्ट होती है राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ। एंड एक बार मैग्नेट ले ली, एक मैग्नेट, एक चुंबक ले ली। सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो क्या ऑब्जर्वेशन ली? नंबर 1 कि जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक तरफ जाता है, ये ऑब्जर्वेशंस है। दूसरी, जब इस नॉर्थ पोल को दूर लेके गए तो अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, लेकिन दूसरी तरफ सुई गई। समझ रहे हो? जब हम इस नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन से टूवर्ड्स राइट, और जब दूर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। तीसरा, अगर हम मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, अगर मैग्नेट स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और अगर मैग्नेट इज़ मूव्ड फास्टर, जल्दी जल्दी मूव करते हैं मैग्नेट को, तो डिफ्लेक्शन इज़ मोर, डिफ्लेक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, धीरे मूव करने से सपोज डिफ्लेक्शन सिर्फ इतनी सी है, तो जब मैग्नेट इज़ मूव फास्टर तो डिफ्लेक्शन इज़ मोर। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस ली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने परफॉर्म किया। एक और उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ली और फ्यू टन्स कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ये पहला था। और एक और कॉइल ली विच इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी। ऑब्वियसली इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी की वजह से, लेकिन इस कॉइल में करंट फ्लो होने की कोई सोर्स नहीं है। जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो होने का कोई सोर्स नहीं है। समझ रहे हो तुम? जब हमने मैग्नेट को मूव किया विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर की सुई कब हिलती है? जब देयर इज़ करंट इन द सर्किट। और करंट कब होता है? जब देयर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स नहीं है, ना कोई सेल है, ना कोई बैटरी है। ठीक है ना, हमने इसको एसी दे रखी है। तो वो जो करंट इंड्यूस हो रहा था यहाँ पे, या वोल्टेज इंड्यूस हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी वो उन्होंने बाद में कंक्लूड करके बताया। पहले हम एक बार ये एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। अब इसमें क्या किया उन्होंने, जब इस कॉइल के पास लेके गए तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करता है? जब देयर इज़ करंट, और इसमें करंट का कोई सोर्स नहीं लगा रखा। और जब इस कॉइल को हम दूर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर अगेन शोज अ डिफ्लेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर पास आने से सपोज राइट की तरफ सुई हिलती है, तो इस कॉइल को जब हम दूर लेके जाते हैं तो ये सुई लेफ़्ट की तरफ हिलती है। और अगर इस कॉइल को हम नहीं हिला रहे, इट इज़ स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? क्या परिणाम निकाला? कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम कहें कि भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, नहीं।
अगर हम इस मैग्नेट को पास में रखे हुए हैं कॉइल के, तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा ही रही हैं इसमें से, है ना। लेकिन अगर इट इज़ स्टेशनरी तो गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, अगर ये मूव नहीं कर रही, इवन व्हेन इसमें से फील्ड गुजर रही है तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब सर्किट में करंट नहीं है। कब आ रहा है सर्किट में करंट? जब हम इस मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं या हम इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। अब जब पास लेकर आए तो क्या हुआ बेटे, देखो सपोज अभी इसमें से 3 लाइन क्रॉस हो रही हैं इस सर्किट में से, जब हम पास लेके आएंगे तो 6 की 6 लाइन इसमें से गुजरेगी। अब ये लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेट के पास लाने से कॉइल का जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। और दूर जाने पे क्या हो रहा है? यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। आ रही है बात समझ में? मैग्नेट के पास लाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है और मैग्नेट के दूर जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है। इन बोथ द केसेस द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. So change in magnetic flux is responsible for producing induced current और induced EMF. इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि जब हम किसी कॉइल में से करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी. जब हम इस कॉइल को इसके पास लेके आते हैं तो इसमें से सपोज 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, पास लेकर आए तो 15 तो इसमें से भी गुजर जाएंगी. तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ गया तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. अगेन ईएमएफ इंड्यूस हुई है, करंट इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब है. और जब दूर लेके गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? कम हो गया. अगेन ईएमएफ इंड्यूस, करंट इंड्यूस और गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. लेकिन जब ये स्टेशनरी रखी हुई है इसके पास, ना हम इसको दूर ला रहे हैं ना पास लेके जा रहे हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. क्योंकि उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इसमें से उनका नंबर नहीं बदल रहा. 10 हैं तो 10 ही गुजर रही हैं. पास लेके आ रहे हैं तो 10 की 15 हो गई और दूर लेके गए तो 10 की 5 रह गई. तो इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस. और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ईएमएफ इज़ इंड्यूस. तो एक बहुत बड़ा कंक्लूजन आया, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या कॉज. व्हाट इज़ कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? ये बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में डाल लेना. द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ये चेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज में अब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, तो एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड. एंड इफ़ देयर इज़ नो चेंज, नो ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड. तो ये आपको अपने दिमाग में बात रखनी है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या किसी सर्किट में किसी कॉइल में ईएमएफ या करंट कब इंड्यूस होता है? जब एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. चेंज, ठीक है, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो. तो इन दो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने 2 लॉज फॉर्मुलेट किए थे फैराडे ने. बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी हमेशा पूछते हैं, और हम इनको कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी कोई टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, बोर्ड हो, उसमें एक प्रश्न ज़रूर आता है. तो देयर आर 2 लॉज. फर्स्ट लॉ, यही जो ऑब्जर्वेशन रही हमारे एक्सपेरिमेंट की, इसी को उन्होंने लॉज के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया था. तो पहला लॉ क्या है कि whenever there is change in magnetic flux an EMF is induced. यही पढ़ा है ना हमने कि whenever there is change in
magnetic flux an EMF is induced। एक EMF जो होती है वो इंड्यूस होती है। और कब तक रहती है ये इंड्यूस EMF? जब तक चेंज रहता है। अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर देंगे, ना दूर लेके जाएंगे ना पास लेके जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो इट लास्ट मतलब रहना, इट लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज कॉन्टीन्यूज। जब तक चेंज कॉन्टीन्यू रहता है तब तक ये EMF बनी रहती है। और दूसरा, कितनी EMF इंड्यूस होती है, कम ज़्यादा, 2 वोल्ट या 20 वोल्ट, ये निर्भर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितनी तेज़ी से बदल रहा है। फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट में कि जब मैग्नेट को हम जल्दी जल्दी मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन मतलब मोर EMF इज इंड्यूस, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की जो रेट है वो ज़्यादा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। क्लियर है? तो ये 2 लॉज हैं, ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड लॉ है। पेपर में ज़रूर आते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। अब ये जो सेकंड लॉ है इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है। सपोज phi1 इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल किसी भी टाइम t टाइम बाद हमने देखा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो चुका था, phi2, मतलब चेंज हो गया था। कितना चेंज आया फ्लक्स में, चेंज इन फ्लक्स, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 माइनस phi1। और अगर हम निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दर, तो चेंज को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। जितने टाइम में ये चेंज हुआ है तो दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा। और सपोज़ कितनी EMF इंड्यूस हुई है, E, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ इंड्यूस्ड EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर जब इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो K लगेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज़ phi2 माइनस phi1 बाय t, और K की वैल्यू रहती है 1, तो E इज़ इक्वल टू phi2 माइनस phi1 बाय t विद अ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे नेगेटिव कहाँ से आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन शो करता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज अपोजेस द EMF, कि हमेशा फ्लक्स इस दिशा में चेंज, EMF इस दिशा में आती है कि वो फ्लक्स को अपोज कर सके। तो इफ़ d phi इज़ द स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ स्मॉल टाइम dt, तो E इज़ इक्वल टू माइनस d phi बाय dt। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द induced EMF is always opposes the change in magnetic flux। ये हम लेंजेस लॉ लिखेंगे आगे इस पर बेस्ड, ठीक है। तो दिस इज़ द नेगेटिव ऑफ d phi बाई dt। और अगर कॉइल की बात करें विच इज़ हैविंग n टर्न्स, तो फिर ये n से मल्टीप्लाई भी होगा, d phi बाई dt, या माइनस n phi2 फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय t। क्लियर है? तो दिस इज़ द लॉज ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काम काफ़ी है, इसको अच्छे से करना, एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से पढ़ना। और जब तक रोज़ का लेक्चर रोज़ नहीं करोगे बेटे तो ये यूनिट बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और इसमें से बहुत सारे मार्क्स का पेपर में आता है, ठीक है। थैंक यू।